हे एवरीवन, मैं सर संदीप गुप्ता। ये मेरा पहला वीडियो है क्रिया शरीर का पेपर 2 धातु वर्णन। मैं ये पहले वीडियो क्यों बना रहा हूँ, क्योंकि मेरा ये मानना है कि क्रिया शरीर पेपर 1 में वात पित्त कफ और उसके रिलेटेड उसके प्रकोप अवस्थाओं के बारे में बताया गया है, उसके स्थान के बारे में बताया गया है। यह चीज़ को पढ़ने से पहले स्टूडेंट्स को धातु पढ़ना चाहिए, क्योंकि लिए धातु को समझना बहुत ईजी है एज़ कम्पेयर्स टू वात पित्त कफ। वात पित्त कफ हमें लगता है कि वात पित्त कफ पढ़ सकते हैं, बहुत इजी है, मगर वो वात पित्त कफ इतना इजी नहीं है जितना इजी मुझे ये धातु लगता है या बच्चों को पढ़ने में ये आसानी होती है। अब हम ये इसको शुरू करने के पहले मैं बता देता हूँ, मैं इस बुक से अभी ये सारे नोट्स बनाए हैं और इस नोट्स को ऐसा बनाया गया है जैसे एग्ज़ाम में अगर कुछ आ जाता है क्वेश्चन की धातुओं का वर्णन करें, ऐसे सप्त धातु के बारे में ना पूछ के यूनिवर्सल क्वेश्चन आ जाता है धातुओं का वर्णन करें 5 मार्क्स में, तो हमें कितना लिखना है, क्या लिखना है, वैसे देखा जाएगा तो बुक्स के अंदर हमको धातुओं का वर्णन इतना पूरा पहाड़ जितना बना के दिया है, इतना थोड़ी लिखना होता है, इतना थोड़ी पढ़ना होता है, ऐसे नहीं पढ़ना होता। तो इसको मैंने ऐसे फॉर्म में बनाया है। ये फॉर्मेट मैंने एक जन का यूट्यूब चैनल से देखा था, उनका यूट्यूब का नाम है आयुर्वेदा नोटबुक, उस फॉर्मेट में बनाया है। और मैंने डिजिटल नोट्स भी बनाए हैं, तो अगर किसी को डिजिटल नोट्स चाहिए तो डिजिटल नोट्स में मेरे को कमेंट कर दो या बता दो कि डिजिटल नोट्स सही रहता है भैया, तो मैं डिजिटल नोट्स के हिसाब से ही बनाऊँगा। मैंने वो भी दिखाऊँगा उसको मैंने कैसे बनाया। अब देखो, धातु होता क्या है? धातु वह चीज़ है जिसे हम अपने आँखों से देख सकते हैं। आँखों से देखा गया उसको धातु कहते हैं। जैसे प्रत्यक्ष अपने आँखों से देखते हैं, जैसे ये मेरा हाथ है, हाथ के ऊपर मांस है, मांस, ये हड्डी दिख रहा है, ये हड्डी है, ये हम देख सकते हैं ना, धातु है। अगर मैं यहाँ पे चीरा मारता हूँ तो यहाँ से खून निकलेगा, मुझे पूरा पता है, तो वो रक्त को हम देख सकते हैं, वो धातु है। या ऊपर से बस स्क्रैच करता हूँ तो इसमें से कैसे वाटरी टाइप निकलता है, फ्लूइड निकलता है जो प्लाज्मा, उसको रस कहते हैं। तो हमने धातु को देखा। धातु क्या है? 7 प्रकार की धातुएँ होती हैं। कौन कौन सी होती है? कौन सी होती हैं? रस होती है, रक्त होती है, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र, ये 7 प्रकार की धातु होती हैं। तो हम इसके अंदर धातु वर्णन में क्या क्या पढ़ेंगे? हम पढ़ेंगे निरुक्ति, धातु शब्द की निरुक्ति कैसे हुई है, उस कितनी संख्या है धातु के, धातु करता क्या है, उसके काम क्या है। उसके बाद हम पढ़ेंगे धातु बनते कैसे हैं, एक धातु बन गया तो दूसरा धातु कैसे बनता है, ये पढ़ेंगे हम। और हम पढ़ेंगे धातु कितने प्रकार की होती है, धातु का उत्पत्ति काल कैसा है, मतलब एक धातु है, फॉर एग्जांपल रस है, तो रस से रक्त कब तक बन सकता है, ये पढ़ेंगे हम इसके अंदर बस। और उसके बाद हम 3 लॉस के बारे में पढ़ेंगे, शीरदधी न्याय, केदारी कुल्य न्याय, खले कपोत न्याय। ये तीनों लॉस को हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अभी मैंने इसके नोट्स नहीं बनाए, अभी मैं यही बता रहा हूँ। अब इसके ऊपर हम आते हैं। निरुक्ति क्या है? ध्या धातु में तनु प्रत्यय लग के, धातु में तनु प्रत्यय लगाकर लगकर धातु शब्द बना है। तो अगर ये हम लिख देते हैं स्टार्टिंग में निरुक्ति, अगर धातुओं का वर्णन आए तो सीक्वेंस क्या होना चाहिए? निरुक्ति। निरुक्ति क्या लिखी जाएगी? ध धातु में तनु प्रत्यय लगाकर धातु शब्द बना। ये हम पढ़ेंगे संस्कृत के, इसमें संस्कृत के धातु चैप्टर में पढ़ा जाएगा। निरुक्ति हमने पढ़ ली, मगर ये सुश्रुत के अनुसार देखा जाए तो धारणात धातु शब्द से धातु शब्द बना है। शरीर को धारण करने वाले तत्वों को धातु कहते हैं। धारणात धातुओं से धातु शब्द बना है अकॉर्डिंग टू सुश्रुत, जो शरीर को धारण करे उसे धातु कहते। बट हम तो लोक के हिसाब से, जैसे धारण करना मतलब कैसा? लोक में धारण शब्द का अर्थ होता है आश्रय देना। आश्रय मतलब किसी को रखना। अगर फॉर एग्जांपल मैंने ये पेन को अपने हाथ में रखा तो इसको मैंने धारण, आश्रय दिया ना, पेन को पकड़ा कि तू मेरे पास रह सकता है, तो ये धारण हो गया। अब इसमें परंतु ये जो हमारा प्रकरण है अपने शरीर के अंदर, इसका क्या होता है? रचनात्मक घटक। रचनात्मक घटक जो भी हमारे शरीर में हो रहा है, जैसे अस्थि है, जैसे रक्त है, ये सब हमारे शरीर में फूला हुआ है, जितने भी मांस है, ये सब रचनात्मक घटक हैं, उसे धातु कहते हैं। अब इसका कर्म क्या होता है? 7 प्रकार की धातु हैं। 7 प्रकार नहीं कह सकते, 7 धातुएं होती हैं। सप्त धातु होता है जो सप्त धातु, उसके 7 ये भी तो होने चाहिए, कर्म होने चाहिए। 7 धातु है, 7 कर्म होने चाहिए। अगर 7 संदीप हैं तो उनके 7 प्रॉपर्टीज़ होने चाहिए अलग अलग। तो वैसे ही
तो हमने यहाँ पे पहले पढ़ा संख्या कितनी है, रस रक्त मांस मेद अस्थि मज्जा शुक्र पढ़ लिया है। अब इसमें हम एक और श्लोक ऐड कर दे अगर क्वेश्चन पेपर में, रस मांस मेदो अस्थि मज्जा शुक्राणु धात्व, इम्प्रेशन बढ़ जाता है एग्जामिनर के सामने, जो चेक करेगा पेपर इम्प्रेशन पूरा तुरंत बढ़ जाएगा, उसको हाईलाइट कर देंगे हम ऐसे बॉक्स में डाल देंगे पेपर के इसमें और 2 एक्सक्लेमेशन लगा देंगे यहाँ। अब देखो ये क्या है, अष्टांग हृदय सूत्र स्थान 1/13 से इसको लिया गया है, ये हमको याद करना है। बहुत ईजी है, कितना ईजी है, हम पढ़ लिए रस रक्त मांस मेद अस्थि मज्जा शुक्र, ये धातु होते, हमने यहाँ पे लगा दिया, बस इसको संस्कृत में लिखा है रस मांस मेदो अस्थि मज्जा शुक्राणु धात्व। हमको इसे फ्लो में पढ़ना है, गाने के हिसाब से पढ़ना है, जैसे हम गाने के हिसाब से पढ़ेंगे उतना अच्छा रहेगा। अब इसके 7 कर्म मैंने बताया, कौन कौन से 7 कर्म होते हैं, प्रीणनम जीवनम लेपनम स्नेहो धारणो पूर्णे गर्भो उत्पादस्य धातूनाम श्रेष्ठम कर्म क्रमत्समृतम। ठीक है, प्रीणन करना, जीवन देना, लेपन करना, स्नेहन करना, धारण करना, पूर्ण करना। पूर्ण मतलब क्या होता है, अस्थि को पूर्ण करना, मैं आगे बताऊंगा। गर्भ उत्पादस्य धातुनाम श्रेष्ठम, यही श्रेष्ठ इसके कर्म होते हैं धातुओं के, और ये पूरे क्रम के अनुसार है, मतलब रिस्पेक्टिवली, एक लाइन से ये है। तो अभी हमारा यहाँ पे देखा गया रस का काम क्या है, प्रीणन करना, रक्त का जीवन देना, जीवन देना। प्रीणन करना मतलब क्या है, न्यूट्रिटिव फ्लूइड जो हमारे बॉडी के अंदर घूमता रहता है, हमको न्यूट्रिशन प्रदान करता है, वही होता है रस। रक्त क्या जीवन प्रदान करता है, जीवन कैसे प्रदान करता है, हमने एना में पढ़ा हुआ है, कहीं भी पढ़ा है, 10th 12th में पढ़ा है कि ऑक्सीजन के ब्लड के द्वारा ही ऑक्सीजन को कैरी किया जाता है। ठीक है, अब देखो मांस का काम क्या, लेपन करना, जैसे शरीर के ऊपर अस्थि, अस्थि के ऊपर ये लेप लगा हुआ है मांस का, जो भी ये काम मांस का होता है। जैसे हम कोई घर बना देते, स्ट्रक्चर बना देते, उसके ऊपर प्लास्टर ना करे तो पूरा दिखता है उसके अंदर क्या कितना ईट ब्रिक्स लगा हुआ है, क्या क्या मसाला मटेरियल लगा है, वो सब दिख जाता है। तो उसके ऊपर हम क्या प्लास्टर करते हैं तो क्या एकदम मस्त एकदम चिकना चिकना दिखता है। तो अभी अगर यही पतला हाथ मेरा दिख जाए और इसके ऊपर सिर्फ बोन्स रहे तो देखने में भी मज़ा नहीं आएगा। तो ये मांस का काम करता है, मांस ऊपर आता है जो क्या करता है, लेपन का काम करता है शरीर की। इसमें मेद, मेद क्या करता है, स्नेहन, फैट क्या है, स्निग्धता का काम करता है, जो भी अभी शरीर के अंदर हमारे चर्बी होती है उसको मेद कहते हैं। अस्थि क्या, अस्थि जो रचनात्मक होता है, रचनात्मक इन अ सेंस जो हमको रचना प्रदान कर रहा है, देख रहा है हर एक चीज़ अगर मेरे बॉडी में हो, हर एक चीज़ अगर मेरे बॉडी में प्रेजेंट हो और अस्थि प्रेजेंट ना हो तो मैं तो ज़मीन पर गिर जाऊँगा ना, मैं खड़ा तो रह नहीं सकता। तो अस्थि क्या करता है, धारण का काम करता है, धारण का काम करता है। मज्जा, मज्जा अस्थि को भरने का काम करता है, हॉलो स्पेस होता है, बोन है, फॉर एग्जांपल बोन है, अभी हम पकड़ लेते हैं बोन, जान दो, अगर बोन है इसके अंदर कुछ हो ही ना, ये पूरा बोन है, इसके अंदर ये अंदर का रिफिल ही ना हो, रिफिल ना हो तो ये खाली है। रिफिल क्या काम कर रहा है, इसको भरने का काम कर रहा है। तो मज्जा वही काम करता है, उसको बोन मैरो कहते हैं, जो कि बोन को भरने का काम करता है। बोन की वृद्धि या नरिशमेंट के लिए जो भी प्रॉपर्टीज़ यूज़ होती है वो मज्जा के अंदर पाई जाती है। मज्जा से शुक्र की निर्माण होता है। फिर उसके बाद आता है शुक्र, शुक्र गर्भोत्पादक होता है। शुक्र क्या करता है, रिप्रोडक्टिव फ्लूइड है जो रिप्रोडक्शन में अपने एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन को निर्माण करने में लगता है, उसको शुक्र कहते हैं। अब मुझसे पूछेगा अगर कोई कि भैया रस रक्त मांस मेद अस्थि मज्जा शुक्र, यही सीक्वेंस क्यों है, तो मैं ये सीक्वेंस जल्दी सभी को नहीं पता होता, इस सीक्वेंस के बारे में हमको याद कैसे करना है, यही सीक्वेंस क्यों। जैसे जब स्पर्म एंड ओवम का मीटअप होता है गर्भाशय में, तो सबसे पहले वो क्या रहते हैं, रस का फॉर्म रहता है, वो रक्त थोड़ी रहता है, वो रस रहता है, वो न्यूट्रिटिव फ्लूइड रहता है। स्पर्म के अंदर इतनी शक्ति होती है कि हमारे जितनी पूरी शरीर को फिर से निर्माण कर सके। ठीक है, तो वो रस रहता है, रस से फिर उसके अंदर नर्व जनरेट होते हैं, हर एक चीज़ बढ़ती है तो जाके उसमें रक्त आता है, फिर मांस बनता है। जैसे हम देखेंगे 9 मंथ्स देखा जाएगा मासानुमासिक के अंदर, तो उसमें देखा जाता है कि अस्थि आता है, 3 या 4 महीने में अस्थियों का पूर्ण निर्माण होता है, तो तब जाके अस्थि होता है, पहले ही थोड़ी अस्थि आ जाता है, इसलिए अस्थि को रखा गया 5वें नंबर पे अस्थि। फिर अस्थि के अंदर मज्जा आएगा, फिर मज्जा से शुक्र की निर्मित होती है। ठीक है, तो यही हमारा कर्म है, हमने एक पूरा देख लिया। हम इसमें क्या पढ़े, धातु में निरुक्ति संख्या कर्म, कितनी संख्या होती है, रस रक्त मांस मेद अस्थि मज्जा शुक्र, ये 7 संख्या होती है। ठीक है, अब हम इसमें पढ़ेंगे धातु पोषण क्रम। धातु पोषण क्रम में अब हमने पढ़ लिया रस, रस से रक्त, ये तो हमने पढ़ लिया। अब इसका क्रम क्या होना चाहिए, सेम क्रम होना चाहिए ना, अकॉर्डिंग टू सप्त धातु
जैसे रस बना है, रस से रक्त बनेगा, रक्त से मांस, मांस से मेद, मेद से अस्थि, अस्थि से मज्जा, ऐसे बनेगा। और यही क्रम फॉलो किया जाता है इसमें क्या बोला है, रसाद रक्तम त्वेतो ततम मांसम मांस मेदस्तो अस्थि च अस्थानो मज्जा ततः शुक्रम शुक्र गर्भ प्रसादज। हमने ये पढ़ लिया। अब इसके अंदर हमको क्रम क्या है, रस से रक्त का, रक्त से मांस, मांस से मेद, मेद से अस्थि, अस्थि से मज्जा, मज्जा से शुक्र, ये निर्माण होता है। यही इसका क्रम है, इससे कोई अलग क्रम नहीं। और इसमें और कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अब ये श्लोक को पढ़ लो, ये सीधी बात। कैसे, रस से रक्त, फिर उसके बाद मांस, मांस से मेद, अस्थि, अस्थि से फिर मज्जा, स्थानो मज्जा, अस्थि के स्थान में मज्जा पाया जाता है। फिर शुक्र जो कि गर्भ उत्पादक प्रसादज होता है। ये चरक चिकित्सा स्थान 15/16 से लिया गया है। इसको हमको याद करना है और लिखना है, बस इतना ही काम है। अब देखो, अंतरग्नि द्वारा प्रतिपादित, देखो अंतरग्नि जो हमारे शरीर की अग्नि है, उससे प्रेरणा लेकर जठर अग्नि पाचन होकर आहार जो है काल की तरह, काल इन सेंस समय की तरह, जो कि समय रुकता नहीं है, समय तो रुकता नहीं है, तो समय की तरह बढ़ते रहता है। तो ये पाचन होकर जठर अग्नि से अन्न जठर अग्नि से पाचन होकर काल की तरह एक धातु में न रुककर सभी धातुओं में परिभ्रमण करता है। जैसे रक्त में आया, रक्त से मांस में चला जाएगा, मांस से मेद, अस्थि, मज्जा। अन्न तो सभी के अंदर जाके पोषण करेगा, सभी को वृद्धि करेगा, सभी को बढ़ाएगा, ठीक है। अब इसमें क्या है, अगर यही साम्य अवस्था में रहे, यही कर्म साम्य अवस्था में रहे, तो क्या करेगा, दोष धातु मल साम्य अवस्था करता है, तो शरीर को ये लोग क्या करेंगे, दूषित न करके धारण करने का कार्य करेंगे, ठीक है। देखो यहाँ पे क्या लिखा है, शारीरिक अग्नियों की उचित मात्रा में रहने से शरीर धातुओं का उचित रूप से पाक होता है और वही धातुएं स्रोतसों में अवस्थित रहकर एक धातु से दूसरी धातु का निर्माण करते हैं, ठीक है। ये हमने कंप्लीट कर लिया। अब हम यहाँ पे आते हैं धातु कितने प्रकार की होती है, 2 प्रकार की होती है, स्थायी जिसको पोष्य कहते हैं, अस्थाई जिसको पोषक कहते हैं। अस्थाई मतलब जो पोषक क्यों कहा गया, क्योंकि वो दूसरे को प्रदान कर रहा है, अस्थाई है। जैसे रस है, रस से रक्त में जा रहा है, तो एक में नहीं रुका है ना, ये दूसरे में जा रहा है, तो ये दूसरे को पोषण प्रदान कर रहा है, अपने उत्तर धातुओं को बनाने में सहायक है, ठीक है। अस्थाई से और पोष्य धातु क्या है, स्थाई और पोष्य धातु क्या है, अपने जगह पे रुककर अपने ही वृद्धि कराना, ये स्थाई धातुओं का कर्म है। अस्थाई और पोषक धातुओं का क्या है, जो रस से रक्त, रक्त से मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र, ये सप्त धातुओं में जाकर शरीर के अंदर वृद्धि, धातुओं की वृद्धि करना या उनको उत्तर धातुओं को बनाना में कार्य करती है, वो अस्थाई और पोषक धातु होती है। 2 प्रकार की धातुओं को हमने आपके बता दिया गया। अब उत्पत्ति काल, अब ये बनता कैसे है, कितने समय में बनता है, तो धातु 3 जनों ने बताया गया है। आचार्य चरक द्वारा पढ़ेंगे, चक्रपाणी के द्वारा, पराशर के द्वारा पढ़ेंगे और सुश्रुत के। आचार्य चरक क्या कहते हैं, एक धातु का दूसरे धातु में परिवर्तन 6 दिनों में होता है। इट मीन्स रस से रक्त बनने में 6 डेज लगते हैं, फिर रक्त से मांस बनने में 6 दिन लगता है, ठीक है। ये ही सीक्वेंस होता है, तो पूरे 7 में चल जाए, रस से रक्त, मांस, मेद, अस्थि, सबके बीच में 6 दिन लगेगा, ठीक है। तो अगर हम इसमें देखा जाए तो यहाँ पे 6 डेज ऐसे हम करके समझ सकते हैं कि ये सब में 6 दिन लगेगा। अब देखो चक्रपाणी और पराशर ने क्या बताया, एक दिन में दूसरी धातु निर्माण होता है। इट मीन्स आज अगर अन्न खाया है हमने तो दूसरे दिन रस बन जाएगा, फिर रस से रक्त बन जाएगा, रक्त से मांस बन जाएगा, मांस से मेद बन जाएगा, ठीक है, मेद बन जाएगा। ये हमने क्रम फॉलो किया, तो 8वें दिन में जाके शुक्र का निर्माण हो जाता है। तो चक्रपाणी और पराशर के अनुसार कि एक दिन में दूसरे धातु का निर्माण होता है। सुश्रुत के अनुसार 1 महीने में शुक्र और आर्तों का निर्माण होता है। अगर आज अन्न खा रहे हैं हम, तो 1 महीने बाद शुक्र और आर्तों का निर्माण होता है, अकॉर्डिंग टू सुश्रुत, ठीक है, अकॉर्डिंग टू सुश्रुत। अब हम इसमें निष्कर्ष पे आते हैं। इसमें निष्कर्ष ये बताया गया है, अगर अग्नि मंद है तो 1 महीने में
एक धातु का निर्माण होगा, 1 महीने के अंदर धातुओं का निर्माण होगा। यदि अग्नि मध्य है तो 6 दिनों के अंदर ही धातु का निर्माण हो जाएगा। यदि अग्नि ज़्यादा बलीन है, बलीन इन सेंस ज़्यादा स्ट्रेंथ प्रोवाइड कर रहा है, या उसकी जठराग्नि बहुत मजबूत है, कुछ भी खाता है कुछ भी पच जाता है, शैतान है इतना कि एक ही दिन में धातुओं का निर्माण होना शुरू हो जाता है। एक दिन में दूसरे धातु का, दूसरे दिन में तीसरे धातु का निर्माण होना शुरू हो जाता है। अब हम इसमें नेक्स्ट क्या पढ़ेंगे, धातु पोषण न्याय पढ़ेंगे। धातु पोषण न्याय क्या है, इसमें क्षीरदधि न्याय के बारे में पढ़े, केदारी कुल्य न्याय के बारे में, खले कपोत न्याय के बारे में। इसमें यह बताया गया है, सेम ही चीज़ बताया गया, एक ही चीज़ को 3 बार घुमा के, चाहे ऐसे उंगली पकड़ो चाहे ऐसे पकड़ो, उंगली ही ना पकड़ रहा है आदमी। तो इसमें यही बताया, धातु का रस से रक्त का, रक्त से मांस का, मांस से मेद का, मेद से अस्थि का, मज्जा का, मज्जा से शुक्र का निर्माण कैसे हुआ है, किस क्रम में हुआ है, अकॉर्डिंग टू विभिन्न आचार्यों द्वारा। ठीक है, कैसे किसका निर्माण हुआ है। तो अभी हम यहीं पे क्लोज करते हैं। पहला चैप्टर का पहला पार्ट मैंने ये बनाया है। अगर आपको पसंद आए तो ठीक है, और आप मेरे को कमेंट कर देना या बता देना, तो मैं आपको डिजिटल नोट्स प्रोवाइड करूँगा। ये नोट्स बनाने का काम यही है कि अगर आपको समझ में आ जाए, इससे अच्छे बेटर नोट्स मैंने ऑनलाइन बना रखे हैं डिजिटल फॉर्म में, वो मैं उसको प्रोवाइड कर दूँगा। और ये सारे फ्री ऑफ कॉस्ट है, कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ये हमारे नोट्स है, अगर चाहिए पढ़ना है तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये धातु बस इतना ही लिखा हुआ है। अगर बच्चा इसको बुक खोलता है, अभी बुक खोला, बुक खोला बच्चा, बुक में क्या दिख रहा है, इतना, अरे क्या क्या पढ़ना है, इतनी, ये देख रहे हो मैंने क्या क्या पढ़ा है। इतना नहीं पढ़ना होता है, इतना पढ़ने से आदमी पागल हो जाता है, पागल नहीं मर जाता है। पता नहीं चलता है कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है, ये तो समझ में ही नहीं आता, ये क्या लिखा हुआ है, ये चार्ट्स कैसे बने, कोई समझा ही नहीं पाता मेरे को तो। और जितना हो सके, जितने भी मैंने बताए हैं इसमें श्लोक्स, वो सारे श्लोक्स को कवर किया गया है। वो सारे श्लोक्स को आप लोग पढ़ो। देखो कितने श्लोक बताए गए हैं यहाँ पे, 1 2 श्लोक बताए गए, 3 श्लोक। अगर आ जाता है 5 मार्क्स में और 3 श्लोक आपने लिख दिया, बहुत बेहतरीन है, आपको बहुत अच्छे मार्क्स मिलेंगे इसके अंदर। कहते हैं बच्चे कि 5 में से 3 ही मार्क्स देता है। 3 मार्क्स क्यों देता है कि पागल लोग श्लोक्स लिखते नहीं, इस कारण से 3 मार्क्स देता है। अगर आप पूरे कंप्लीट श्लोक्स लिखो, 4 मार्क्स तो फिक्स है, कोई भी दे देगा। और हैंडराइटिंग अच्छे से रखो, और हर एक चीज़ को हाईलाइट करना है क्वेश्चन में। और आगे मैं इसके ये भी बताऊँगा क्या क्या क्वेश्चन इस चैप्टर से पूछे जा सकते हैं, ये भी बताया जाएगा। थैंक यू सो मच।